साथियों सुप्रभात। मैं ज्योति मिन्हास आप सबकी अपनी हिंदी अध्यापिका कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसूहा की ओर से आप सबका आज की हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और बच्चों, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आप सब कैसे हो? ठीक हो? वेरी गुड। हाँ, मुझे पता है इस क्लास में, आज की क्लास में मुझे मेरे बच्चों के रिस्पॉन्सेस नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आज की हमारी जो कक्षा है, आज की जो हमारी क्लास है वो लाइव क्लास नहीं है। आज आपको मैं रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आज का जो पाठ है वो पढ़ाऊंगी और आप तक वो पहुंचेगा। ठीक है? जैसे कि आप सबको हमारा जो हिंदी का टाइम टेबल है वो पता है कि कितने दिन हमारी लाइव क्लासेस होती हैं और सप्ताह में एक बार आपको हिंदी की रिकॉर्डेड जो वीडियो है वो पहुंचती है आपके पास। तो आज हम अपना एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा जो पाठ है वो पढ़ेंगे। पर उससे पहले अपने पिछले दोनों लाइव क्लासेस में, दोनों लाइव लेसन्स में हमने शब्द और पद और साथ में नारा लेखन पढ़ा। और बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको शब्द और पद तथा नारा लेखन वो दोनों अच्छे से समझ आ गए होंगे। शब्द किसे कहते हैं? जब हम वर्णों को जोड़कर, ठीक है, ध्वनियों को जोड़कर जब हम एक शब्द बना देते हैं, सार्थक शब्द, और जब उस शब्द का प्रयोग हम किसी वाक्य में करते हैं तो वो शब्द क्या बन जाता है? पद। पर वो शब्द जो है वो पद कब बनता है? जब उसको व्याकरणिक नियमों का ध्यान रखकर वाक्य में प्रयोग किया जाए। ठीक है? तो उसके बाद हमने नारा लेखन पढ़ा। नारा लेखन, स्लोगन राइटिंग, ठीक है, सामाजिक, राष्ट्रीय, राजनीतिक, व्यवसायिक, कई तरह के स्लोगन्स जो नारे हैं वो होते हैं। पर नारा लेखन का जो उद्देश्य है, अपनी बात लोगों तक पहुंचाना। ठीक है? हमने लाइव लेसन में नारा लेखन जो है कैसे लिखना है वो सीखा और बड़ा मज़ा आया जब आप लोगों ने फटाफट से लाइव लेसन में ही कितने अच्छे अच्छे स्लोगन्स जो हैं वो मुझे लिखकर भेजे। मैंने आपके वो स्लोगन्स पढ़े और मुझ में एक विश्वास जो है वो आ गया कि मेरे बच्चे अब अच्छे से अच्छा नारा जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है? तो हमारा आज का जो विषय है वो क्या है? एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। शिखर क्या होता है बच्चे? टॉप। एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की यात्रा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अगर हम बात करें भारतीय पहली महिला जो एवरेस्ट पे गई थी, एवरेस्ट की जिन्होंने चढ़ाई की थी, तो आज हम उनकी बात करेंगे। विश्वास है मुझे कि आप सबको याद आ गया होगा, आप सबको पता होगा कि भारतीय कौन सी पहली महिला है जो एवरेस्ट पे गई थी। ठीक है? तो आज हम बचेंद्री पाल के जीवन, बचेंद्री पाल, भारतीय पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जिन्होंने पार की थी। ठीक है? तो बचेंद्री पाल के जीवन तथा इसके साथ साथ इस पाठ के माध्यम से आज हम ये पढ़ेंगे कि उन्हें किन कठिनाइयों का सामना जो है करना पड़ा पर्वतारोहण के दौरान। अगर मैं उद्देश्य की बात करूं कि आज के मेरे टॉपिक का, आज के मेरे इस विषय का उद्देश्य क्या है, ठीक है, कठिन शब्दों के अर्थ जानना तथा इसके साथ साथ पर्वतारोहण के दौरान, पर्वतारोहण जब आप पहाड़ों की चढ़ाई करते हो, पर्वतारोहण के दौरान आने वाली
मुश्किलों के बारे में जानना। तो आज के पाठ के जो हमारे उद्देश्य हैं, कठिन शब्दों के अर्थ तो हमने सीखने ही सीखने हैं, उसके साथ साथ पर्वतारोहण के दौरान जब हम ऊंचे पहाड़ों की, ठीक है, पर्वतों की चढ़ाई जो है करते हैं, तो हमें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ठीक है बच्चे, ये उद्देश्य लिख लीजिए कि हमने अपने पाठ को पढ़ने के बाद इन उद्देश्यों की पूर्ति करनी है। ठीक है, उसके बाद हम बचेंद्री पाल के जीवन के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, अब हम उद्देश्य हमने समझ लिए, अब हम बचेंद्री पाल के जीवन के बारे में, उनका जो जीवन परिचय है उसके बारे में पढ़ेंगे। बुक्स आप सबके पास हैं, अपनी बुक्स निकाल लीजिए प्लीज़। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में, ठीक है, बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री अपनी माँ हंसादेई नेगी और पिता किशन सिंह पाल, जन्म उनका, ठीक है, अपनी बुक पे उनके माता पिता का नाम अंडरलाइन कर लीजिए कि उनका जन्म कब हुआ, माता पिता का क्या नाम था। अपने माता पिता की बचेंद्री पाल तीसरी संतान थी। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। पिता उनकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते थे, इसलिए बचेंद्री को अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाना पड़ा। अब बच्चे, उनके जीवन से हमने सीखना है कि हमें क्या सीख मिलती है। अगर माता पिता नहीं पढ़ा सकते थे तो अपने दम पर उन्होंने आगे की पढ़ाई जो है अपनी वो शुरू की। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनको आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। बचेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद संस्कृत में MA तथा फिर B.Ed की शिक्षा हासिल की। कठिन परिस्थितियां थी, घर के हालात अच्छे नहीं थे, उसके बावजूद भी उन्होंने संस्कृत में MA, अपनी मास्टर्स की डिग्री की तथा B.Ed की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने, समर्पण भाव क्या होता है बच्चे? समर्पण, जब हम किसी काम के प्रति दिल जान से उस काम को करने के लिए समर्पित हो जाते हैं, कोशिश करते हैं, दिल जान से उस काम को करने के लिए जुट जाते हैं, तो कहते हैं बचेंद्री के मन में जो इस प्रकार की समर्पण भावना थी, उसी ने उसको एवरेस्ट विजय करने में मदद की, भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। बड़ा भाई क्या करता था? बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने से रोकता था, जबकि जो छोटा भाई था उसको चढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। वह सोचती थी कि भाई ये क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी ये बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही, चूँकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था। पहाड़ी इलाके में रहती थी। पहाड़ों में कई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, जब बारिशें, जब बाढ़ आ जाते हैं, तो इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचे गांव में बिताता था, कुछ महीने पहाड़ से नीचे उतरे एक गांव में। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई करनी पड़ती थी। 5 मील ऊपर चढ़कर 5 मील नीचे आना। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू कर दी। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया, अर्थात आगे बढ़ी वो
उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए चलना शुरू किया। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया। कलमबद्ध करना बच्चे, कलमबद्ध करना, लिखना कि बचेंद्री ने अपनी पर्वतारोहण की जो कहानी है स्वयं उसको कलमबद्ध किया। प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है। ये लोमहर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान जो है करता है। अर्थात जो भी बचेंद्री ने लिखा है उसका एक एक पल, कैसे उसने अपनी चढ़ाई शुरू की, किस प्रकार एवरेस्ट के शिखर पर जाकर उसने तिरंगा फहराया, इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाकर खतरों को झेलता हुआ एवरेस्ट पर चढ़ रहा है। ठीक है, इसको पढ़कर क्या लगता है कि हम लोग भी जब हम कहानी पढ़ेंगे कैसा महसूस होगा कि हम लोग भी बचेंद्री के साथ साथ माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम अपनी कहानी पढ़ना शुरू करेंगे। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। मेरी किसकी? मेरी नहीं, आपकी नहीं, बचेंद्री पाल की। क्योंकि बचेंद्री पाल ने ये कहानी अपनी आत्मकथा, उन्होंने अपनी चढ़ाई जो है वो खुद लिखी है कि उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और किस प्रकार उन्होंने एवरेस्ट के शिखर को चूमा। ठीक है, एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बच्चे आगे जाने वाला दल, समूह। अग्रिम दल आगे जाने वाला। तो बचेंद्री क्या कह रही है कि एवरेस्ट अभियान के लिए हम जितने लोग थे, हम 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिए और हमसे आगे एक मजबूत अग्रिम दल अर्थात एक्सपर्ट्स की एक टीम जो है वो हमसे पहले ही चल दी, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम कठिन, बच्चे दुर्गम मतलब कठिन, कि वो लोग उन लोगों से पहले क्यों चल पड़े कि वहाँ जाकर जिन लोगों ने एवरेस्ट शिखर की चढ़ाई करनी है उनके वहाँ पहुँचने से पहले बेस कैंप में जाकर दुर्गम हिमपात के रास्ते को, हिमपात बर्फ़ का गिरना, बर्फबारी होना। ठीक है, हिम क्या होता है बच्चे? क्या होता है हिम? बर्फ़ का गिरना। अगर मैं हिमपात की बात करूं बर्फ का गिरना, तो एक अग्रिम दल जो है उनसे पहले ही, लिख लीजिए इसे, हिमपात बर्फ का गिरना। ठीक है, उनसे पहले ही चल दिया था ताकि बेस कैंप पहुंचकर जो रास्तों में बर्फ गिरी है, जो रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, बंद हो गए हैं, उन रास्तों को वो अच्छे से साफ कर पाए। ठीक है जी। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान, शेरपा किसे कहते हैं पहले तो ये देख लीजिए, कुली। शेरपा लैंड, लैंड मतलब जमीन, धरती, ऐसा नगर, ऐसा क्षेत्र जहां पर कुली रहते हो। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। ये नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा। ठीक है, नेपाल की बात की गई है, काठमांडू पहुंच गए हैं, वहां का एक इलाका जो है नमचे बाजार। ठीक है, तो बचेंद्री क्या बता रही है कि नमचे बाजार ही था जहां से उसने पहली बार एवरेस्ट को देखा, कि नेपाल के काठमांडू के नमचे बाजार से एवरेस्ट का जो शिखर है, एवरेस्ट की जो चोटी है वो दिखनी शुरू हो जाती है। और एवरेस्ट को उसने आगे क्या बोला है
जो नेपालियों में सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। नेपाल में लोग एवरेस्ट को, हम लोग माउंट एवरेस्ट कहते हैं, वो लोग एवरेस्ट को क्या कहते हैं, सागरमाथा। और बचेंद्री क्या कह रही है कि मुझे ये नाम अच्छा लगा, सागरमाथा, जिसका मस्तक, माथा जो है सागर के, सागर समुद्र के समान हो। ठीक है। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल, प्लूम लिखा है इसमें। और बच्चे ये मैंने कई बार देखा है एग्जाम्स में कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 नंबरों में प्लूम किसे कहते हैं ये प्रश्न पूछा जाता है। और अक्सर बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लूम जो है वो किसे कहते हैं। तो प्लूम क्या था, बचेंद्री क्या बता रही है कि एवरेस्ट के शिखर पर मैंने एक बड़ा फूल, एक प्लूम देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता हुआ ध्वज क्या होता है बच्चे, झंडा, ध्वज। तो कहते हैं एवरेस्ट शिखर पर लहराता हुआ मैंने एक ध्वज देखा, मुझे बताया गया। अब बचेंद्री कहती कि मैंने एवरेस्ट के शिखर पर एक झंडे की तरह कुछ लहराता हुआ देखा। ठीक है। वो बर्फ का एक बहुत बड़ा फूल लग रहा था, बर्फ का वो झंडा बना था, वो एक फूल की तरह, एक झंडे की तरह लंबा दिखाई दे रहा था। कहते दूसरों से पूछने पर मुझे पता चला कि ये दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास, ध्यान से सुनना है, ये दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक गति से हवा चलने के कारण बनता है। ठीक है। तो अगर आपको 2 अंकों में प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्लूम जो है वो किसे कहते हैं, ठीक है, प्लूम किसे कहते हैं, ठीक है बच्चे, तो इसका उत्तर अंडरलाइन कर लीजिए कि प्लूम जो है बर्फ का एक बड़ा फूल होता है। प्लूम बर्फ का एक बड़ा फूल। कैसे बनता है ये बर्फ का फूल, जब एवरेस्ट की ऊपरी सतह पर, एवरेस्ट के शिखर पर 150 किलोमीटर या उससे भी तेज गति से जब हवा चलती है, तो हवा चलने से क्या होता है, सूखी बर्फ वो उड़ना शुरू कर देती है। आप देखते हो ना, बड़ा तेज आंधी तूफान आता है, मिट्टी, धूल, पत्ते कैसे उड़ते हैं। तो एवरेस्ट के शिखर पर क्या है, बर्फ। तो सूखी बर्फ जो है, जब बड़ी तेज गति से हवा चलती है तो वो बर्फ जो है पूरी स्पीड के साथ उड़ती है। और जब वो सूखी बर्फ पूरी गति के साथ उड़ती है तो वो बर्फ जो है ऊपर को ऐसे उड़ते हुए 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा जो है एक ध्वज बना लेती है, झंडे की शेप की तरह, फूल की तरह। फूल भी उसको कह सकते हैं कि वो उड़ती हुई बर्फ के कण। 10 किलोमीटर बचे, काफ़ी लंबा। तो वो बर्फ जो है उड़ती हुई एक सार 10 किलोमीटर तक चली जाती है और वो प्लूम की तरह दिखती है, शिखर की तरह। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिणी पूर्वी पहाड़ियों पर इन तूफानों को झेलना पड़ता है। कहते हैं अब जिसने टॉप तक जाना है, शिखर तक जाना है, उसको इन तूफानों को झेलना पड़ेगा, विशेषकर खराब मौसम में। ठीक है। एवरेस्ट पर चढ़ना है, किसी ने पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ना है, और माउंट एवरेस्ट जो इतनी ज़्यादा हाइट पर है, तो उसकी चढ़ाई करने वाले के सामने मुश्किलें तो आएंगी। मुश्किलों के साथ साथ अगर ख़राब मौसम है तो उन्हें और भी कठिनाइयाँ सामने आएंगी। अब बचेंद्री ने बच्चे आगे क्या कहा है, मुझे डराने के लिए ये काफ़ी था। बचेंद्री को क्या डराने के लिए काफ़ी था, बचेंद्री जो है वो क्या बता रही है कि वो क्यों डरी या उसे क्यों डरना चाहिए था। बचेंद्री को क्यों डरना चाहिए था, उसने बताया कि खराब मौसम में 150 किलोमीटर की गति से तेज हवा का चलना, बर्फ का उड़ना, हिमपात होना, कुछ ऐसे कारण हैं कि कोई भी व्यक्ति इनसे डर सकता है।
विचेंद्री ने कहा मुझे डराने के लिए इतना ही काफ़ी था, पर फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी। बच्चे विचित्र क्या होता है? अनोखा, अद्भुत। अनोखा कह सकते हैं, अद्भुत कह सकते हैं, विचित्र। अब विचेंद्री क्या कह रही है कि एवरेस्ट के प्रति मैं तो बड़ी आकर्षित थी, इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। जितनी मर्जी कठिनाइयां आ जाए, पर मैं उन कठिनाइयों का सामना करना चाहती थी। अब आगे वो लिखती है, जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन हिमस्खलन, हिम क्या होता है बच्चे? बर्फ। हिमस्खलन होता है बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ों का टूट कर गिर जाना। अगर नीचे बर्फ ही बर्फ बिछी है, जैसे भूस्खलन होता है, भूकंप आते हैं, धरती फट जाती है, ठीक है, इसी प्रकार बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ों का टूट कर गिर जाना, बर्फ के उन पहाड़ों के कारण नीचे जो धरती का फट जाना, हिमस्खलन, ठीक है। तो कहते हैं हिमस्खलन के कारण एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले, खुम्बू जगह का नाम, हिमपात, बर्फ गिर रही थी। अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से, लोहोत्से, बच्चे अब उन्होंने ग्लेशियर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है, तो रास्ते में छोटी छोटी पहाड़ियाँ, छोटे बड़े पहाड़ आने हैं। लोहोत्से भी एक पहाड़ है। तो कहते हैं हमने क्या सुना, एक पहाड़ की चोटी है कि लोहोत्से से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक कुली की मृत्यु हो गई और 4 जो हैं वो घायल हो गए। ध्यान से सुनना है, जब वो पेरिस पहुंची तो उसने क्या सुना कि हिमस्खलन के कारण एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई। हुआ क्या था कि पहाड़ी पर से एक बर्फ की बहुत बड़ी चट्टान टूटकर खिसक कर नीचे गिर गई और 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक कुली की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। ये प्रश्न का उत्तर भी अंडरलाइन कर लीजिए कि शेरपा कुली की मृत्यु कैसे हुई थी कि लोहोत्से ग्लेशियर से बर्फ की एक चट्टान टूटकर गिर गई थी, जिससे एक की मृत्यु हुई और 4 जो व्यक्ति हैं वो घायल हो गए थे और टोटल कितने थे? 16। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर शायद अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से, सहज मतलब खुशी से, आनंद से स्वीकार करनी चाहिए। अब इनके नेता कौन थे? कर्नल खुल्लर। कर्नल खुल्लर ने क्या कहा कि एवरेस्ट जैसे अभियान में जब हम इतनी कठिन चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो मृत्यु को स्वीकार करने के लिए हमें हर समय तैयार रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, हम अपनी कहानी जो है, अपनी कहानी नहीं विचेंद्री की कहानी, हम उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ताकि हमें समझ आ जाए अच्छे से। और हमने विचेंद्री के साथ साथ चढ़ाई करनी है। अभी हम सिर्फ काठमांडू पहुँचे हैं, वहाँ से अब हमने बेस कैंप पहुँचना है, ठीक है। तो एक बार जितना हमने पढ़ा है कि कैसे वो काठमांडू पहुँचती है, काठमांडू पहुँचकर विचेंद्री ने वहाँ से नमचे बाज़ार से पहली बार एवरेस्ट को देखा। और एवरेस्ट जो है नेपालियों में किस नाम से प्रसिद्ध है? सागरमाथा, ठीक है। अब उसके बाद जब उसने पहली बार एवरेस्ट को देखा तो वो क्या देखती है? एवरेस्ट के शिखर पर बर्फ़ का एक बहुत बड़ा फूल, वो 10 किलोमीटर से भी लंबा एक ध्वज लग रहा था, झंडा। दूसरों से पूछने पर लेखिका को पता चला कि एवरेस्ट के शिखर पर जब 150 किलोमीटर या इससे भी तेज गति से हवा चलती है तो क्या होता है? क्या होता है? बर्फ़ जो सूखी है वो उड़ती है और वो एक ध्वज बना लेती है। इस तरीके से विचेंद्री ने बताया कि मुझे डराने के लिए काफ़ी कारण थे कि किस प्रकार एक शेरपा कुली की मृत्यु हुई, किस प्रकार बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो अचानक गिर जाते हैं,
अचानक पहाड़ी क्षेत्रों में हिमस्खलन हो जाता है, पर बचेंद्री ने कहा कि मैं डरी नहीं। बच्चे, बचेंद्री डरे क्यों नहीं? तो बच्चों, बचेंद्री एवरेस्ट की चढ़ाई करते समय क्यों नहीं डरी? क्योंकि हमने अपनी बचेंद्री की कहानी में भी पढ़ा, समर्पण, काम के प्रति समर्पित होना। बचेंद्री के मन में एवरेस्ट की चढ़ाई का जो इरादा था वो पक्का था, इसलिए बचेंद्री जो है वो ना डरी और उन्होंने आगे बढ़ने का निश्चय किया। उन्होंने पक्का इरादा कर लिया कि मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़नी ही चढ़नी है। ठीक है, तो इसके बाद हम अपना लेसन जो है, अपनी कहानी जो है वो लाइव क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चे, धन्यवाद, सदा खुश रहिए।